गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑफलाइन क्लासेस न लेकर के आज से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर ये दोनों ही क्लासेस आज से ऑनलाइन स्टडी करेंगी, जिसमें आज का जो हमारा टॉप विषय है वो है जैसे कि इतिहास में भी आपके फर्स्ट और सेकंड है। तो पहले जो फर्स्ट बुक थी वो थी हमारा भारत का इतिहास, और जो सेकंड बुक है वो है राजस्थान का इतिहास। इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा। ठीक है, तो महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। कुंभा महाराणा मोकल का ज्येष्ठ पुत्र था। कुंभा मोकल परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था, यानी इनका एक जीवन परिचय हो गया। महाराणा कुंभा का क्या हुआ, ये जीवन परिचय। ठीक है, कुंभाकालीन साहित्य ग्रंथों में कुंभा को महाराजा अधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि की उपाधियाँ दी गई हैं। यानी ये सारी उपाधियाँ किसको दी गई है? महाराणा कुंभा को। अब देखिए, अब जो ये उपाधियाँ दी गई थी यहाँ पे, जैसे राव राय, राणे, राजगुरु, सुल्तान आदि, तो ऐसे कई प्रकार की उपाधियाँ इनको दी गई है। तो इनमें से अब है प्राप्त उपाधियों का अर्थ। फर्स्ट, राजगुरु, यानी राजगुरु का मतलब था कि राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण ये क्या कहलाए? राजगुरु कहलाए। सेकेंड है टोडरमल, यानी जो कुंभा को टोडरमल क्यों कहा जाता था? कुंभा को हयेश यानी अश्वपति, हस्तीश यानी गजपति और नरेश यानी पैदल सेना का अधिपति होने से ये क्या कहलाए? टोडरमल कहलाए। फिर इसमें थर्ड है नाटक राज का कर्ता, यानी नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण ये क्या कहलाए? नाटक राज का कर्ता। फिर धीमान, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माणाधि कार्य करने से ये क्या कहलाए? धीमान कहलाए। फिर है हाल गुरु, यानी गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु कहा गया। फिर है राणो रासो, विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण, यानी जो भी व्यक्ति होते थे वो उन सबको क्या देता था? ये सबको आश्रय प्रदान करता था, इसलिए इसे राणो रासो कहा गया है। फिर है हिंदू सुल्तान, यानी समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि इनको प्रदान की गई। फिर है अभिनव भट्टाचार्य, यानी नव्य भरत, यानी संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि। नेक्स्ट है शैल गुरु, शस्त्रीय भाला का उपयोग सिखाने वाला, यानी जैसे कि आपने देखा होगा शैल माता ऐसा कुछ होता है, जैसे जो नवरात्रे में उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें क्या बताया गया है? जैसे एक देवी का रूप होता है, तो देवी क्या होती है? शक्तिशाली होती है, उसके पास सारे हथियार होते हैं, भाले शस्त्र का प्रयोग करती है। ठीक वैसे शैल गुरु यानी शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। फिर है नंद केशवराय अवतार, यानी नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण ये क्या कहलाए? नंदी केशवराय अवतार। अब है महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि आदि कई नामों से इनको जाना जाता है। फिर कुंभा द्वारा लिखी गई रसिक प्रिया तथा एकलिंग महामात्य कुंभाकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसका प्रथम भाग राजवर्णन के नाम से भी जाना जाता है, जो कुंभा ने स्वयं लिखा है। दूसरा भाग कुंभा के निर्देशन में कान्ह व्यास ने लिखा था। नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का शिलालेख कुंभा के काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बहुत सी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। कुंभा द्वारा अपने मामा रणमल राठौड़ की सहायता से गुहिल व राठौड़ की संयुक्त सेना द्वारा चाचा व मेरा का दमन किया गया। फिर कुछ दिनों बाद मामा रणमल के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए 1438 ईस्वी में धोखे से रणमल की हत्या करवा दी गई। कुंभा ने हाड़ौती बूंदी के शासक बैरिशाल व भाण को पराजित किया, जिसका वर्णन रणकपुर जैन मंदिर के लेख व कुंभलगढ़ लेख में मिलता है। यानी जो रणमल था, रणमल की कुछ नीतियाँ ऐसी थी जिसके कारण उसकी हत्या करवानी पड़ी। फिर है मालवा का शासक 1435 ईस्वी में महमूद खलजी
बना। इसने कुंभा के विरोधी महपा पंवार को शरण दे रखी थी। अब देखिए, मालवा का शासक 1435 ईस्वी में महमूद खिलजी बना। इसने कुंभा के विरोधी कौन थे? जो उसके थे चाचा और मेरा आदि, है ना। कुंभा के विरोधी महपा पंवार को शरण दे रखी थी। और 1437 ईस्वी में कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया तथा पराजित कर महमूद खिलजी को 6 महीनों तक बंदी बनाकर रखा। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। जैसे माना जाता है कि जो कीर्ति स्तंभ क्यों बनाया गया था या किस उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो माना जाता है कि महमूद खिलजी को 6 महीने तक इसने बंदी बना रखा था और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार इसे ही विजय स्तंभ कहते हैं। इस युद्ध को सारंगपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस विजय के बाद कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और 1444 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने गागरोन पर अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र कुंभा का आश्रित क्षेत्र था। कुंभा के काल में मांडलगढ़ पर महमूद खिलजी ने 3 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? कुंभा के काल में मांडलगढ़ पर महमूद ने 3 बार आक्रमण किए, लेकिन तीनों ही बार वह असफल रहा और विजय आखिर में किसकी हुई? कुंभा की हुई। अब महाराणा कुंभा के काल में गुजरात के 5 शासकों ने शासन किया, लेकिन कुंभा ही विजयी रहा। देखो ऊपर देखिए, मांडलगढ़ पर महमूद खिलजी ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार वो असफल रहा और वहाँ पर भी विजय किसकी हुई? कुंभा की हुई। फिर बाद में बताया गया है कि महाराणा कुंभा के काल में गुजरात के 5 शासकों ने शासन किया, लेकिन कुंभा ही इसमें विजयी रहा। अब गुजरात व मेवाड़ में संघर्ष का मुख्य कारण नागौर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करना था। 1457 ईस्वी में मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने कूटनीति से भाग लेते हुए मालवा के शासक को पराजित किया। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक आए, उनमें जो युद्ध जीतने की कला थी वो थी कि षड्यंत्र के माध्यम, कूटनीति के माध्यम से वो युद्ध जीता करते थे। तो कुंभा ने भी उन्हीं की नीतियों का अनुसरण किया और अपने चातुर्य से जो एक कहा जाता था कि मरते दम तक राजपूत राजा है, मरते दम तक लड़ते रहते थे, तो इस कहावत को उन्होंने उसका एक अपवाद किया, यानी उसका विरोध करते हुए वो स्वयं को एक षड्यंत्रकारी नीति से राज्य का विस्तार स्थापित किया और इस नीति को अनुसरण न करके एक अपने इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का उसने परिचय दिया। फिर गुजरात के सुल्तानों व दिल्ली के सुल्तानों ने कुंभा को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। अब देखिए, किसने इसको? गुजरात के सुल्तानों व दिल्ली के सुल्तानों ने कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया, क्योंकि एक अकेला शासक यह ऐसा था जो हिंदू राजाओं में एक अच्छी उपाधियाँ इसने धारण कर रखी थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? सुल्तान। कुंभा का स्थापत्य कला में विशेष योगदान है। मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। वैसे जो चीज़ें मैं आपको इसमें बता रही हूँ वो सारी मैंने आपको क्लास में पढ़ा भी दी है, लेकिन फिर भी उस समय बहुत से बच्चे ऐसे थे जो एब्सेंट रहे हैं, तो ये वीडियोस सबके लिए उपयोगी रहेगा। फिर है 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया गया। जिस दुर्ग में जहाँ कुंभा निवास करता था वह कटारगढ़ दुर्ग कहलाता था। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है उनकी स्थापत्य कला की बात चल रही है कि कुंभा की स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हमने दुर्गों को लिया। दुर्गों में इसमें 84 में से 32 दुर्ग बनवाए। अब 32 दुर्ग में सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो कुंभलगढ़ का दुर्ग था। कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था, इसलिए इस गढ़ का नाम, इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? कुंभलगढ़। और जहाँ पे वह निवास करता था वो था कटारगढ़ दुर्ग। आबू में अचलगढ़ का दुर्ग भी कुंभा के द्वारा ही बनाया गया। कुंभा ने सिरोही के निकट बसंती दुर्ग तथा भोमट क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा ने मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें कैलाशपुरी का मंदिर तथा चित्तौड़ का
कुंभश्याम मंदिर, जो पंचायतन शैली का है, जिसे राणा ने अपने इष्ट देव श्याम की भक्ति में बनवाया था। देखिए, दुर्गों का तो निर्माण करवाए, साथ में इन्होंने मंदिरों को भी निर्माण करवाया। तो मंदिरों का निर्माण में इन्होंने जो शैली अपनाई वो थी पंचायतन शैली। फिर है कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया। इन मंदिरों के अतिरिक्त एकलिंग जी का मंदिर जो बप्पा रावल ने बनवाया, लेकिन कुंभा ने इसके खंडित भाग को नया बनाकर मंडप, तोरण, ध्वजगढ़ और कलंगी से आदि से अलंकृत किया। आजकल ये मीराबाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार गौरी का मंदिर अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऐसे कई प्रकार के मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। अब इसी का अगला भाग या इसी टॉपिक का अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।